तो आर एच विटकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 बाई आर एच विटकर एक। और इसमें 5 किंगडम कौन कौन से थे? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया थे। मेनली जो मोनेरा थे उसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल थी। बाकी के जो चारों किंगडम थे उनमें कौन सी सेल थी? यूकैरियोटिक सेल थी। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मोनेरा के जो मेन एग्जाम्पल हैं वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हैं, रिकेट्सिया है, यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा है। ये सब आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। फिर जो फंगस थी, फंगस की सेल वॉल ये पूछी गई है। एक तो स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी है, ये ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं। और फंगस जो है इसमें काइटिन की सेल वॉल थी। कैसी सेल वॉल थी? और ये सेप्रोफाइटिक होते हैं यानी कि मृतोप जीवी होते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नेचुरल स्कैवेंजर्स, प्राकृतिक सफाई कर्मी कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बताइए मुझे नेचुरल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? नहीं, सॉरी, डिकम्पोजर्स कौन है? जीवाणु और कवक। तो आपको ये याद रखना है कि नेचुरल स्कैवेंजर्स के रूप में एक्चुअल में जो है वो कौन है आपके? एक है बैक्टीरिया, जीवाणु जो डिकम्पोज करते हैं मटेरियल को, और एक होती है फंगस यानी कि कवक। ठीक है, इन्हीं को हम डिकम्पोजर या अपघटक भी कहते हैं, क्योंकि डिकम्पोज कर रहे हैं जो भी सब्सटेंस। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और याद करिए जैसे कि जो गिद्ध थे, वल्चर जो थे, याद आ रहा है आपको? तो वल्चर क्यों कम होते जा रहे हैं? क्या हो रहा था याद करो। तो डाइक्लोफिनेक, पशुओं को जो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगाए जा रहे थे जब पशुओं की डेथ हो रही थी कैटल्स की, तो वही डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के कारण इनको प्रॉब्लम हो रही थी और गिद्धों की डेथ हो रही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है। चलो वापस आओ क्लासिफिकेशन पे। फिर प्लांट्स किंगडम जो था उसको हमने 5 फाइलम में डिवाइड किया था, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म था। क्या क्या था ये? बताइए जल्दी से। थैलोफाइटा यानी कि थैलस जैसे होंगे। तो ये जो थैलोफाइटा वाले होंगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहाँ आप रूट, स्टेम और लीव्स जैसा आइडेंटिफिकेशन नहीं देखेंगे। आप अच्छे से बस ऐसे समझ लीजिए, थैलोफाइटा का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका एल्गी यानी कि शैवाल। हिंदी में हम इसे अगर कहें तो काई। ये जो शैवाल है आपको दिखता है कहीं की इसकी पत्ती ये है, ये स्टेम या तना है, ये इसकी रूट है। तो थैलस जैसा होता है थैलोफाइटा। और इसके एग्जाम्पल एक एल्गी था, और क्या था? बैक्टीरिया, और क्या था इसके अंतर्गत? फंजाई को इनको शामिल किया था। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम के पहले फाइलम थैलोफाइटा के। फिर थैलोफाइटा के बाद कौन आया? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कैसे थे? ठीक है, तो क्या कहते हैं इन्हें? पादप जगत का उभयचर, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। यानी कि ये वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों पर ये प्लांट पाए जाएंगे। एग्जाम्पल बताइए। मॉस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है कि मॉस किस ग्रुप में आता है? तो फाइटा के अंतर्गत आता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? उभयचर। ठीक है, तो एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा गया? ब्रायोफाइटा को। इसके बाद तीसरा जो फाइलम आया वो टेरिडोफाइटा था। और टेरिडोफाइटा में क्या स्पेशलाइज्ड हो गया था? तो यहाँ वेस्कुलर टिश्यू या संवहनी ऊतक। अब वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम, ये आ गए थे यहाँ पर। और इनका एग्जाम्पल क्या होगा? तो फर्न। और क्या?
मार्सिलिया, हॉर्सटेल वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। और इन तीनों ही फाइलम्स को, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपुष्पोद्भिद होते हैं, यानी इनमें फ्लावर्स या फूल या पुष्प जो हैं नहीं बनते हैं, तो ये क्रिप्टोगेम्स हैं। और दूसरा जो ग्रुप था वो क्या था? एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते थे? फेनेरोगेम्स, क्योंकि यहाँ फ्लावर्स आएंगे। जिम्नोस्पर्म में कैसे सीड होंगे? तो नेकेड सीड होंगे, याद रखिएगा, नग्नबीजी, साइकस, पाइनस, पाइनस जियार्डियाना, सल्फर साबर पाइनस से रिलेटेड है। और सबसे बड़ा पेड़ सिकोया सेम्परविरेंस, जिसे हम रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जानते थे। और एंजियोस्पर्म में जो भी मोस्ट एडवांस प्लांट होंगे वो सब यहाँ होंगे। वेस्कुलर टिश्यू मोस्ट डेवलप्ड होंगे इनमें, और हम इन्हें डाइकॉट और मोनोकॉट के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये प्लांट का था। फिर इसके बाद हमने आपको एनिमल किंगडम के बारे में बताया। तो एनिमल किंगडम में क्या, तो अलग अलग इसमें हमने फाइलम आपको बताए। जैसे एक फाइलम पॉरीफेरा, तो पोर बियरिंग एनिमल्स थे, ये छिद्रयुक्त जंतु थे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था आपका मैराइन, तो होंगे ही समुद्री, क्या था? स्पंज। ठीक है, तो स्पंज जो है वो पॉरीफेरा का होता है। ठीक है, लूफा ऐसे याद कर लो, कोई नहीं आपको तो मतलब पोरी पोर है स्पंज में, आपको नहीं तो गूंजा बर्तन मांजने वाला, जैसे याद रह जाए वैसे याद कर लो। फिर क्या था एक, बोलो जल्दी से, कौन सा था? निडेरिया। निडेरिया किसे बोल रहे थे? सिलेंट्रेटा को। इससे पहले एक जो सिलेंट्रेटा से संबंध रख रहा था वो क्या था? टीनोफेरा। तो टीनोफेरा और उसके बाद निडेरिया। तो ये जो निडेरिया है इसी को हम कहते हैं सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में क्या था? सिलेंट्रॉन थी, इसीलिए इसे सिलेंट्रेटा कहा गया। ये भी मैराइन थे। और यहाँ का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था आपका कोरल जेलीफिश। किसका? सिलेंट्रेटा का। ये जेलीफिश याद रखिएगा अच्छे से। फिर सिलेंट्रेटा के बाद हमने क्या देखा? प्लेटी हेलमिंथीज। तो फ्लैट बॉम्ब वगैरह आएंगे तो प्लेट जैसे चपटे होंगे। कौन सी सेल थी इनमें? फ्लेम सेल, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल थी। फिर प्लेटी के बाद एसके हेलमिंथीज, तो इसमें कौन से आ गए थे? एसके मतलब राउंड बॉम्ब, तो एस्केरिस। और सेल कौन सी है? रेनेट सेल जो है इनमें पाई जा रही थी एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के लिए। ठीक है, और थ्रेड बॉम्ब वगैरह किस में आ रहे थे? थ्रेड बॉम्ब बाउचीरिया, इसके एलमेंथीज में ही थे ना। बाउचीरिया याद है कि भूल गए? बाउचीरिया ब्रांकोफ्टाई जो था वो इससे क्या हो रहा था? फाइलेरियासिस हो रही थी। ठीक, फिर इसके बाद क्या? तो इकाइनो डर्मेटा। इकाइनो डर्मेटा का एग्जाम्पल स्टारफिश, और एक और क्या थी? ब्रिटेल, पक्का? अच्छा, स्टारफिश को याद रखना। फिर इसके बाद एक और, मोलस्का। मोलस्का में क्या? जिसका मुंह लटका, यानी कि स्नेल। और कटल फिश और डेविल फिश। डेविल फिश यानी कि ऑक्टोपस। ठीक है, और इसके बाद एक और मोलस्का, एनिलिडा, याद है? एनिलिडा में क्या था? सेगमेंटेड बॉडी थी, बॉडी पार्ट्स में डिवाइड थी। और एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, यानी केंचुआ, लीच, नेरीज, ये सब किसके एग्जाम्पल थे? और लीच क्या छोड़ रही थी? तो हिरोडिन को सीक्रेट कर रही थी, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा था। तो इनको आपको ध्यान रखना है। फिर हम थे ऑर्थोपोडा पे। तो ऑर्थोपोडा में क्या था? तो लार्जेस्ट फाइलम था ये, और इसकी इंसेक्टा जो है वो लार्जेस्ट क्लास थी। ठीक है, और ऑर्थोपोडा में आप देखेंगे जितने भी जहरीले काटने वाले ये सब जो हैं, सांप नहीं, ठीक है, जैसे बिच्छू, मकड़ी, मक्खी, तितली की बात करें, मच्छर, चींटी,
चींटा, ये सब जो है ये आपके किस में है, ऑर्थोपोडा में है। और इसकी जो इंसेक्टा क्लास थी, अब याद करो, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी। तो इंसेक्ट की जो स्टडी थी वो क्या कहला रही थी, एंटोमोलॉजी कहला रही थी, याद है आप लोगों को। तो इंसेक्ट की जो स्टडी थी वो एंटोमोलॉजी थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम किस ग्रुप पे पहुंच गए, तो कॉर्डेटा और उसके अंतर्गत वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा फाइलम के अंतर्गत हमने कौन कौन सी क्लास, तो साइक्लोस्टोमेटा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पहली पाइसीज यानी मत्स्य वर्ग, पाइसीज में वास्तविक मछलियां थी। अब वास्तविक मछलियों से बोलो, रोहू, कतला, ठीक है। फिर बताओ, पाइप फिश, फ्लाइंग फिश, डॉग फिश, कैट फिश, गोल्ड फिश, ये सब, और सॉरी पेडल फिश, ठीक है, ग्लोब फिश, ये सब जो थी ये आपकी वास्तविक मछलियां थी। तो ये सब इसमें अंतर्गत आ जाते हैं। फिर फर्जी में, ऑर्थोपोडा में, जैसे सिल्वर फिश फर्जी थी। इसके अलावा अब मैमल्स की बात करें तो अब ये हो गया पहला पाइसीज वाला। पाइसीज के बाद एम्फीबिया, तो जल और थल पे रहने वाले, जैसे फ्रॉग। एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, रेंगने वाले। तो रेप्टिलिया में कौन आएंगे, सांप आ जाएगा, छिपकली वगैरह आ जाएगी, ठीक है। और टॉर्टोइस, बिच्छू यहाँ नहीं है, ध्यान रखना। बिच्छू कहाँ है, बिच्छू यहाँ है ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा की एक क्लास होती है एक्चुअली अरेक्निडा। अब हम बहुत अंदर घुसा नहीं रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप याद रख लेना बिच्छू जो है वो ऑर्थोपोडा में है। और इसमें भी किस में है, अरेक्निडा में। मकड़ी, बिच्छू, ये सब अरेक्निडा के अंतर्गत आते हैं। गोली मारो, स्कॉर्पियन ना, बिच्छू। कहाँ पहुंचे हम, तीसरी क्लास। तो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद में हम चले एबीज। तो वास्तविक जो पक्षी हैं वो सब एब्स में आएंगे या एबीज पक्षी वर्ग में आएंगे। और स्टडी ऑफ एब्स, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजिस्ट एओ ह्यूम। और बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली थे। ठीक है, इतनी बार रिपीट हो गई चीज़ें, अब लगता है कि इतने के बाद भी याद नहीं रख पाओ तो क्या करोगे बाबा। फिर कहाँ पहुंचे हम, मैमल्स। तो मैमल्स जो थे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेमोरी ग्लैंड्स थी, डायफ्राम था, फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट आपको रेप्टाइल्स में भी मिल जाएगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा। इसके अलावा एवीज में भी मिल जाएगा और आपके मैमल्स में भी। लेकिन मैमल्स और एवीज दोनों कैसे हैं, होम्योथर्मल है, समतापी थे। जबकि रेप्टाइल्स कैसे थे, पॉइक्लोथर्मल या असमतापी थे। ठीक है, जैसे आपने देखा हाइबरनेशन एस्टिवेशन की जो प्रोसेस होती है, सुनिए आप लोगों ने, क्या होता है हाइबरनेशन एस्टिवेशन। ठीक है, तो जैसे ठंड पड़ी तो घुस गए, गर्मी आई तो बाहर निकल आए। तो इस तरीके से क्या होती है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रोसेस होती है। तो अब हम मैमल्स में हमने देखा कि पहले जो प्राचीन मैमल्स थे, एंशिएंट मैमल्स, प्रोटोथीरिया, फिर उसके बाद बोलो, पहले प्रोटोथीरिया, फिर मेटाथीरिया, फिर यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया में इकिडना और डकबिल्ड प्लेटिपस, ये दोनों ही जहरीले स्तनधारी हैं, अंडे देने वाले हैं। इसके बाद मेटाथीरिया में कौन, मार्सुपियल झिल्ली यानी कंगारू। और यूथीरिया में फिर यू मतलब बच्चे देने वाले, तो मैच्योर बेबीज को देने वाले यानी कि विविपेरस होंगे। ठीक है, याद है एनाइमा और एनाइमा। तो एनाइमा मतलब रेड ब्लड नहीं था, एनाइमा मतलब क्या था, रेड ब्लड था। और उसमें ओविपेरस और विविपेरस, ओविपेरस मतलब अंडेयुज जो अंडे देने वाले थे, एग लेइंग थे। और विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले। और अगर आपको दोनों को जोड़ दें, ओवी विविपेरस, जिन्हें हम कह सकते हैं अंड जरायुज। ठीक है, क्या, ओवी विविपेरस मतलब अंड जरायुज, जो अंडे भी देंगे और बच्चे भी देंगे। तो इमेच्योर बेबी हो जाएगा एक तरीके से। चलो, ये तो हुआ पूरा क्लासिफिकेशन जो आपको ध्यान रखना है। अब वास्तविक मैमल्स कौन कौन से थे जो आपको बताई थी, एक व्हेल, सील, डॉल्फिन, ये तीनों मछलियां नहीं हैं। जबकि पेंगुइन पक्षी है, न उड़ने वाले पक्षी, कीवी और एमू थे। जबकि उड़ने वाला स्तनधारी फ्लाइंग मैमल चमगादड़ या वेट था। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई थी। अब इसके बाद और कौन कौन से स्तनधारी थे, जैसे समुद्री शेर, सी लॉयन मैमल से, सी काऊ, वालरस, कुछ याद आ रहा है, या जय सिया राम, कुछ याद है कि नहीं है, सी काऊ, डॉल्फिन, वालरस,
सील या फोका, सी लॉयन, ब्लू व्हेल, पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्तनधारी है, और स्पर्म व्हेल। ये सब आपके कैसे हैं, वाटर मैमल्स के रूप में या एक्वेटिक मैमल्स के रूप में आते हैं, बट हैं ये सारे के सारे स्तनधारी यानी कि मैमल्स हैं। दिए हैं ना आप लोगों के नोट्स में कि नहीं दिए? दिए है ना। अल्लाह इन लिस्टिंग को नहीं भूलना, बाकी सब तो ठीक है। एक लिस्टिंग आपकी कौन सी थी, ये वाली। अच्छा इंग्लिश वाले बेटा आपके में अगर ये निडेरिया निडेरिया दो बार होने के कारण ये ऊपर नीचे हो गया हो तो इसके बाद का क्रम आप मैच कर लेना एक बार इंग्लिश में, इसमें शायद सही होगा, इसमें ही है ये गड़बड़। तो एक जेली फिश सिलेंट्रेटा में, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा, मैंने कहा ना सफ़ेद सफ़ेद से जो कीड़े निकलते हैं वो, कटल फिश और डेविल फिश, फिश कॉर्डेटा और क्रेफिश ऑर्थोपोडा की। ठीक है, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये हो जाता है आपका ओवरऑल सारा क्लासिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी बस यहीं से आई हैं और बन जाती हैं, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। एक चीज़ अगर मुझे लगेगी तो मैं आपको बस ऑर्थोपोडा की क्लासेस और पढ़ा दूंगा, क्योंकि आज जैसे इनने बिच्छू गलत कर दिया तो बिच्छू डस लेगा नहीं, तो उनकी जो क्लासेस हैं अभी आप ज़्यादा लोड मत लो। वैसे आई नहीं है क्वेश्चंस, एक आध बार कभी यूपीएससी ने जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि बिच्छू किसके अंतर्गत आता है, मकड़ी किसके अंतर्गत आता है। तो ऑर्थोपोडा की जैसे इंसेक्टा वाले तो कीट वर्ग हैं जहाँ कीट हैं। अब कई बार हमें बिच्छू भी कीट लगता है और हमें मच्छर भी कीट लगता है और मकड़ी भी कीट लगती है, बट एक्चुअल में ये है नहीं कीट। तो इनको अपन अलग से बात करेंगे। अब यहाँ तक अभी ठीक है जितना भी है। इनमें कुछ पूछना हो, जो पढ़ाया है बस वो पूछो आप तो पहले। किसी को भी कुछ पूछना है? एक 6 लेग्ड याद रखिएगा, 3 पेयर्ड लेग थे, याद है आपको? किसमें थे? ऑर्थोपोडा के इंसेक्टा में ही थे ना, 3 जोड़ी पैर। ब्लड नहीं दिया क्या आप लोगों के इसमें? दुनिया भर की चीजें आ जा रही हैं। है या नहीं है? हाँ? अच्छा, कभी कभी लगता है इतनी देर में तो मैं आधा ब्लड पढ़ा दूं। क्या है यार। चलो, नहीं। हे भगवान। अब तो आ गया। देखिए, अब हम बात करते हैं ह्यूमन की सर्कुलेटरी सिस्टम की। अभी आप अपने नोट्स वोट्स को बाद में ढूंढते रहना, पहले सुन लो बस। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखें मानव का जो परिसंचरण तंत्र है,
तो उसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? गर्मी मुझे ही लग रही है कि आप सबको भी लग रही है? लग रही है किसी को गर्मी? मुझे पता नहीं एकदम सडनली ऐसी गर्मी कहाँ से आ गई थी। हाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मानव के परिसंचरण तंत्र में, कौन से परिसंचरण तंत्र में? मानव के क्या क्या इंक्लूड करते हैं बेटा? एक ब्लड, और हार्ट, और ब्लड वेसल्स। ठीक है, देखो आप अगर आप देखोगे तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, एक तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए ब्लड, क्योंकि सर्कुलेशन किसका करना है? ब्लड का। एक दूसरा ब्लड वेसल्स, तो जो पाइप चाहिए ना ले जाने वाले और लाने वाले, यानी आर्टरी और वेन्स। और एक चाहिए हमें मोटर, जो ब्लड को पंप करे, टिल्लू पंप थोड़ी देर के लिए। तो ये सब मिलके क्या क्या, तो हमारा क्या बनाते हैं? ठीक है, बहुत ही बेकार सा हृदय बना रहे हैं। आप बस समझ जाइएगा कि हाँ ये दिल ही है। ठीक है, एग्जैक्टली इतना ही बुरा होता है हृदय। अच्छा, ये प्यार मोहब्बत वाला नहीं है ये, तो आप ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे समझ लो, थोड़ी देर के लिए मैंने अपना हृदय यहाँ रख दिया, तो ये कौन सा हिस्सा होगा मेरे हाथ का? गधे हो आप लोग, हाथ कर दी। ये लेफ्ट है, ये राइट है। अपने आप से उल्टा समझ लो ना यार। आपकी कॉपी आपके जस्ट अपोजिट होती है, आपका डायग्राम हमेशा गलत होंगे अगर आपने इस बात को ध्यान नहीं रखा। ठीक है, अब जैसे और बोले ना हमेशा, ये क्या है ये? आपकी कॉपी में भी नहीं होगा। आपकी कॉपी और ऐसी सिचुएशन है, अपोजिट नहीं है आपकी। तो आप जहां आपका राइट होगा कॉपी में आपका, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कॉपी में ही गलत होगा आपसे, और गलत हो गया तो कहीं भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो मैं यहां से यहां, मेरा लेफ्ट है ये मेरा राइट है। अब यहाँ क्या स्थिति होगी? यहाँ कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट है? लेफ्ट कौन सा, ये कौन सा है? पक्का लेफ्ट कि राइट? लेफ्ट। और ये सच्ची में राइट है। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा यहाँ राइट था तो यहाँ ये लेफ्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये एकदम सही है। तो अब चूंकि यही है ना मेरे हृदय का ये वाला हिस्सा, तो मैंने यहाँ रखा हृदय। अब मैं आपके एंटीरियर साइड में हूँ, तो मेरा लेफ्ट है तो यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, ये मेरा राइट है तो यहाँ राइट हो जाएगा। डायग्राम बनाते समय जब आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो आपको जस्ट अपोजिट होगा ये। ठीक है, आपके हैंड्स के अपोजिट साइड एंटीरियर व्यू जब हम देखेंगे, एंटीरियर व्यू मतलब आगे से। भाई जैसे मैं हूं और अनिकेत है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं ना। ये मेरा राइट हैंड, करो राइट हैंड, अपोजिट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये उनका लेफ्ट है। तो हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सेम आपकी कॉपी कैसी स्थिति में है? आपके इंटीरियर साइड में है ना। तो ये ध्यान रखना, ये एंटीरियर होता है और पीछे वाला पोस्टीरियर होता है। ठीक है, और बाहर वाला लेटरल होता है और अंदर की साइड वाला मीडियल होता है। तो चार तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए: एंटीरियर व्यू, पीछे वाला पोस्टीरियर, साइड यानी बाहर की तरफ लेटरल, और अगर टूवर्ड्स द बॉडी होगा शरीर की तरफ तो वो क्या कहलाता है? मीडियल। मिडिल अलग होता है। मिडिल क्या होता है? तो कोई भी पार्ट्स जब दो इक्वल भागों में बट जाए तो उसे मिडिल कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये, ठीक है, तो ये मिडिल होगा ना मेरे, ये नाक से अगर सेक्शन कर दो मेरे दिमाग का, यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे टू इक्वल पार्ट्स में। और बायोलॉजी में मिडिल और मीडियल अलग होते हैं। सामान्य चीजों के लिए मिडिल और मीडियल हमारे लिए एक ही है, जो बीच में खड़ा है वही मीडियल है। ठीक है, तो छोड़ो। यहाँ होता है बेटा ऐसे नोड। ये तो एक क्वेश्चन आता है, साइनो ऑरिकुलर नोड कहाँ होता है? तो देखो ऐसे समझ लो कि डुप्लेक्स घर है हमारा हृदय बेचारा, और इसमें दो स्टोरी है। नीचे वाले कमरों को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। हिंदी में कहते हैं इन्हें निलय। तो ये हो गया राइट, आर बी लिख दूं, राइट वेंट्रिकल। ये एल बी लिख दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ऊपर वाले क्या होते हैं? तो एट्रियम होते हैं। ठीक है, इन्हें ऑरिकल भी बोलते हैं। क्या होते हैं? एट्रियम।
और हिंदी में हम इन्हें कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो ये क्या होगा आपका? आर ए राइट एट्रियम, एल ए लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया दायां आलिंद। तो दाएं आलिंद में होता है बेटा हमारा ऐसे नोड, और ऐसे नोड को ही हम बोलते हैं पेस मेकर। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेस मेकर कहाँ सिचुएटेड होता है, तो पेस मेकर होता है हमारे राइट एट्रियम में। डायग्राम उल्टा तो सीधा लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा ये, क्योंकि हम इसे लेफ्ट मान लेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक बात ठीक है, क्लियर है? यहाँ और यहाँ, यहाँ बाल्ब होते हैं, ठीक है? तो राइट में देखो बायां बाई, तो बाई तरफ कौन से बाल्ब? बाई कस्पेड, तो बाई तरफ बाई, और राइट जो होता है वो ट्राई होता है। तो राइट के लिए ट्राई करते हैं ना, तो ट्राई कस्पेड बल्ब कहाँ? राइट एट्रियम से राइट को जोड़ेंगे। राइट के लिए ट्राई करो, ट्राई कस्पेड बल्ब राइट में, बाई कस्पेड बाई तरफ यानी बाएं में, ठीक है? तो ये चीज आपको देखनी है। एक होता है ए बी नोड, यहाँ पर ए बी नोड से क्वेश्चन नहीं आता तो अपन को जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। कभी कभार ये इन दोनों के बीच का ये जो सेप्टम है, अब दोनों एट्रियम है और दोनों के बीच में हम क्या बोलते हैं, किसी चीज को कोई एंटर करता है तो इंटर। तो इंटर एट्रियल सेप्टम ये क्या है आपका? इंटर एट्रियल सेप्टम। कभी कभी ये पूरे तरीके से क्लोज नहीं हो पाता है इंटर एट्रियल सेप्टम, तो इसी को कहते हैं हम दिल में छेद होना। तो सुना होगा बच्चों के दिल में छेद होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। तो अब जब शुद्ध और अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में मिक्स हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगी? साइनोसिस। तो बच्चा नीला पड़ने लगता है। अब देखो साइनोसिस एक आपने कहाँ पढ़ी? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी मीथेमोग्लोबोमिनिया, और इसी का एक फीचर साइनोसिस। और एक साइनोसिस आपको कहाँ दिखाई देगी? देखो आपको सांप काट ले शरीर नीला पड़ेगा, एक स्थिति। आपके ब्लड में मतलब सॉरी आपके हार्ट में छेद हो किसी के, तो कैसा प्योर और इम्प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो भी व्यक्ति नीला पड़ेगा। तो इनको ध्यान रखना है, बस काम का क्वेश्चन एक ही था, ऐसा कहाँ होता है? तो राइट एट्रियम में होता है, ठीक है? हृदय का सबसे बड़ा पार्ट तो ये होता है, क्या है ये? सबसे थिक यही होगा, तो थिक कौन सा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां। नीचे वाले को क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, तो नीचे निलय ऊपर आ। तो बायां निलय जो है वो सबसे चौड़ा मोटा ताजा भाग होता है, क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। बस यही क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इनको आप ध्यान रख पाएंगे अच्छे से। अब नॉर्मली आर्टरी क्या करती हैं? अब चार चीजें थी हमारी, एक आर्टरी, एक वेन, एक ब्लड और एक हार्ट। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा? हार्ट देखा, आर्टरी देखी, वेन देखी और ब्लड देखा। तो पहले हमने हार्ट की थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको बता दी कि ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। तो आर्टरी जो है ना, बस इतना याद रख लो, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है? तो जो हृदय से रक्त, ए आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द ऑर्गन। देखो हृदय से दूर रक्त को कहाँ ले जाएगी? अंगों की तरफ। पड़ोसी को तो देगी नहीं कि भैया तू ले ले मेरा हृदय का रक्त, अपने शरीर में ही रहेगा ना। तो हृदय से जो आर्टरी निकलेंगी वो हृदय से दूर रक्त को अंगों तक ले जाती हैं, ठीक है? नॉर्मली ये कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त, ठीक है? अगर हम इसे सही शब्द बोलें तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, ठीक है? एक, लेकिन इसका एक्सेप्शन या अपवाद क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। तो जब भी बच्चा ये कहता है कि जो आर्टरी है, हिंदी में हम क्या कहते हैं इन्हें? धमनी।
तो ये जो धमनी है ये कैसा रक्त, तो सामान्यतः बच्चा कैसे कहते हैं, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, तो ये हमेशा सही नहीं है शुद्ध रक्त, क्योंकि जो पल्मोनरी धमनी या हमारी लंग्स को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, यानी कि फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं हम इसे, तो ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। तो पूछा जाता है कौन सी ऐसी धमनी है या आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त, तो ये कैसा ब्लड, इम्प्योर, या एक और शब्द क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये बात उम्मीद है क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है कौन, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक बात आज की हो जाती है क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें तो किस पे आए हम, वेन पे। सब कुछ उल्टा कर दो, ये शुद्ध क्या कर रही थी, आर्टरी कहाँ से, अवे फ्रॉम द हार्ट, हृदय से दूर अंगों तक, तो ये क्या करेगी, अंगों से हृदय तक रक्त ले जाएगी, यानी क्या होगा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। ठीक है, एक वो शुद्ध था तो ये नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड, अशुद्ध रक्त। यहां भी एक्सेप्शन क्या होगा, पल्मोनरी वेन। अब ये कैसा, प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, तो अपवाद दोनों में है, मतलब सामान्यतः वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। ठीक है, ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। तो आर्टरी समझ में आई, आर्टरी और वेन क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं हैं। और आर्टरी जो होती हैं ये हमारे, हाँ वेन को हम सिरा बोलते हैं, बिल्कुल, अच्छा हिंदी में बोला नहीं मैंने, सॉरी। तो वेन जो है वो सिरा है और आर्टरी जो है वो धमनी है। तो धमनी या आर्टरी हृदय से दूर अंगों तक रक्त ले जाती है, जबकि सिरा अंगों से हृदय तक रक्त लाती है। एक धमनी सामान्यतः शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती है, जबकि ये सामान्यतः अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित का करती है सिरा। अपवाद के रूप में पल्मोनरी आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन भी अपवाद है, क्योंकि नॉर्मली वेन कैसा ले रही है, डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त, जबकि ये शुद्ध रक्त का परिवहन कर रही है। आर्टरी वेन समझ में आई। और याद करो अभी मैंने जब स्केलेटल सिस्टम बताया था तो यहाँ कौन सी आर्टरी बताई थी, जहाँ आप पल्स ले रहे थे, रेडियल आर्टरी। अरे हीरोइन काट देती है ऐसे, ठीक है, या ब्लेन जो होते हैं, बचा अपनी हीरोइन को, और वो उसका हाथ काट देता है, फिर कहता है तेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, ब्लड बह रहा है। ऐसे कोई नहीं मरता 1-2 मिनट में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कटती है ये यही है रेडियल आर्टरी। तो आर्टरी की एक इंपॉर्टेंट फीचर है, देखो आर्टरी और वेन क्या है, ये ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल। ठीक है, हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं। तो इसको बी, ब्लड वेसल को थोड़ा सा ना बीबी से कनेक्ट कर लो, पत्नी से। तो जिसकी बीवी होती है वो उसको ही खाना खिलाएगी, सामान्य रूप से पड़ोसी को एक आध दिन दे देगी, ठीक है भैया हैं बगल वाले, तो एक अलग बात है, रोज तो नहीं खिलाएगी, और रोज खिलाएगी तो फिर मामला बदल गया। बस यही है मुद्दा। तो जिसकी बीवी है वो उसको ब्लड सप्लाई करेगी, मतलब क्या, जिसकी ब्लड वेसल है, जैसे मैंने कहा क्या था, पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोन मतलब लंग्स, तो लंग्स को जो ब्लड ले जाएगी वो पल्मोनरी आर्टरी। लिवर को क्या कहा था हमने, हेपेट, तो लिवर को ब्लड सप्लाई करेगी हेपेटिक आर्टरी, और लेके कौन आएगी, हेपेटिक वेन, याद है आपको। तो ऐसे ही जिसकी जो आर्टरी है, अब जैसे कि याद करो और थोड़ा सा, किडनी को हम क्या कहते हैं, रीनल, तो किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करेगी, रीनल आर्टरी, और लेके कौन आएगी, रीनल वेन। समझ में आ गई। तो हृदय से जो रक्त को अंगों तक ले जाए वो आर्टरी, और हृदय, अंगों से हृदय तक जो रक्त को लाए वो वेन या सिरा। ठीक, और जो जिसकी है वो उसको खाना खिलाएगी पिलाएगी, ये बात ध्यान रखना, किसी को किसी से एक आध दिन खिलवा दिया इसका मतलब ये नहीं रोज रोज खाना खाने लगे। तो लंग्स की है तो पल्मोनरी आर्टरी है, लिवर की है तो हेपेटिक आर्टरी है, किडनी की है तो रीनल आर्टरी है, अब जहाँ की हो, स्प्लीन की है तो स्प्लीनिक आर्टरी है, इंटेस्टाइन की है तो इंटेस्टाइनल आर्टरी है, ब्रेन की है तो सेफेलिक आर्टरी है। अब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, मतलब जिसकी होगी, यहाँ रेडियस हड्डी है,
तो रेडियस के कारण क्या हुआ, रेडियल वेन। यहाँ अल्ना हड्डी थी तो अल्नर वेन, अल्नर आर्टरी। भाई साहब शुद्ध रूप से नाम रखे गए हैं जो भी ऑर्गन्स हैं उनके आधार पर, या हड्डियां हैं जिसको ये ब्लड सप्लाई करेंगी और जहां से ब्लड वापस लाएंगी उनके आधार पर इनके नाम रखे गए। ब्लड लेके जाएंगी तो आर्टरी होगी, और लेके वापस आएंगी अंग हृदय से अंगों की तरफ तो आर्टरी, और अंगों से हृदय की तरफ तो वेन। जैसे यहाँ रेडियल आर्टरी है तो रेडियस हड्डी को ब्लड सप्लाई करेगी और रेडियस वेन वापस से हृदय पे ले जाएगी। यहाँ अल्ना था तो अल्नर आर्टरी क्या करेगी, इसको ब्लड सप्लाई करेगी और अल्नर वेन वापस ले जाएगी। जो भी है, यहाँ देख लो, यहाँ कौन सी हड्डी है, ह्यूमरस। रेड कौन सी है, ह्यूमरस है। फिर यहाँ रेडियस, अल्ना। तो ये सब इन्हीं के आधार पर जो है वो रखे गए हैं, कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। एक आध बार कभी हेपेटिक पूछ ली गई तो हेपेटिक लिवर को है और किडनी को रीनल है, तो किडनी को जो सप्लाई करेगी वो रीनल आर्टरी, क्योंकि किडनी को रीनल बोलते हैं, और हेपेटिक वाली। अच्छा, अगर आपको शब्द अच्छे से पता है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। स्प्लीन वाली, स्प्लीन एक, स्प्लीन की स्पेलिंग, ठीक है। तो जिसकी जो है, अच्छा हृदय को जो ब्लड सप्लाई करे वो, हृदय को भी तो ब्लड सप्लाई होती होगी, बोले हृदय तो खुद ही भेज रहा है सबको, लेकिन हृदय में भी मसल है। तो हृदय को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती हैं, ये आपको मुझे कल बताना है, ठीक है। आज भी आप बता सकते हैं अगर कोई बताना चाहे कि हृदय को ब्लड सप्लाई कौन करता है। हाँ, कार्डियक नहीं, कार्डियक तो मसल है, ठीक है। बताएंगे, देखो फंस गया पेंच कि हृदय दूसरों को खून दे रहा था, आप बोल रहे वेरी गुड। तो कोरोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है, और कोर मतलब हार्ट ही होता है, ठीक है। तो ये तो हुई बात आपकी किससे संबंधित। अब एक हिस्सा हमने पढ़ लिया हार्ट, थोड़ा सा आर्टरी और वेन। अब आता है हमारा अगला हिस्सा, कौन सा है, तो देखो सिंपल सी चीज है कि मानव का जो परिसंचरण तंत्र है एक तो बंद होता है, क्लोज्ड है, और डबल है। क्लोज क्यों है, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बह रहा है, कॉकरोच नहीं है हम जहाँ देव गुहा में ब्लड बह रहा हो, हमारी आर्टरी और वेन में है ना, तो क्लोज सर्कुलेशन है। और डबल क्यों है, देखो आप यहाँ हृदय से बॉडी में गया, बॉडी से फिर यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो एक पूरा चक्कर करने में, मतलब ब्लड को पूरा एक सर्कुलेशन करने में हृदय से 2 बार गुजरना होता है। तो इसीलिए हमारा परिसंचरण कैसा है, ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो डबल क्यों है, दोहरा क्यों है, क्योंकि हृदय से 2 बार गुजरता है एक पूरा चक्कर करने में, और कैसा है, ओपन है या क्लोज है, तो बंद परिसंचरण है। ये क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखिएगा। तो मानव में किस तरीके का परिसंचरण तंत्र है, क्लोज है और डबल सर्कुलेशन है। तो क्लोज और डबल होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक बात, ठीक, ये दोनों क्लियर हो गई। वेन्स हमने आपको बता दी, ठीक है, आर्टरी बता दी। कोई समस्या किसी को वेन और आर्टरी में, ठीक है। अपवाद बता दिए हमने, हृदय बता दिया कि भैया 2 आलिंद 2 निलय हैं, जो आलिंद है एट्रियम है, निलय जो है वेंट्रिकल है, और हमारे हृदय का जो वेट होता है वो 250 से 300 ग्राम, ठीक है। अच्छा, किसका हृदय बड़ा होता होगा स्त्री या पुरुष में से, हम्म, किसका होना चाहिए, आप लोग गलत हैं पूरे तरीके से, ठीक है। पुरुष के हृदय का भार जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, और स्त्रियों का कम, ठीक है। अच्छा, सामान्यतः हम भावनात्मक उत्तर देते हैं, ठीक है, भावनात्मक होती हैं महिलाएं ऐसे वैसे, तो भ्रम मत रखना, ठीक है। और भोपाल इंदौर में तो बिल्कुल ही भ्रम नहीं रखना आप, इंदौर जो है वो पुरुष उत्पीड़न में
नंबर 1 है और भोपाल दूसरे नंबर पे। मतलब उत्पीड़ित कौन हो रहे हैं? पुरुष। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो 250 से 300 ग्राम वजन होता है। हृदय गति जो होती है, हार्ट बीट, वो 72 से 75 प्रति धड़कन होती है। हार्ट बीट को हम किससे मेजर करते हैं? तो स्टेथोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है। हृदय की ओर थोड़ा बाईं ओर हृदय आवरण होता है और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो हृदय हमारा लेफ्ट साइड में होता है, अगर ये लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट हो जाए तो इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, मतलब अब ये बीमारी है। तो हृदय बेचारा जो है वो किस तरफ है? लेफ्ट साइड में होता है और इसके ऊपर का आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम कहलाता है। कार्डिया मतलब हार्ट और पेरी मतलब अपर लेयर जो है वो पेरिकार्डियम कहलाती है और इसी में फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड से क्या होता है? जैसे किसी ने जोर से पंच मार दिया तो फ्लूइड जो है वो क्या करता है? हृदय की रक्षा करता है, जो भी दबाव है उसको झेल जाता है। जैसे है ना, आप पानी में खली को उठा के घूम घूम सकते हो, बोले देखो मैंने खली को उठाया, एक सेल्फी ले लो बढ़िया से, और उठा के दिखाओ खली को, पता चले खली ऊपर, आप जमीन में घुस गए। ठीक है, तो वैसी स्थिति है। ठीक। हृदय की धड़कन को जो रिकॉर्ड करते हैं वो ईसीजी है। तो सीधा पूछा जाता है ईसीजी रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो ईसीजी रिलेटेड टू हार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हार्ट बीट के लिए हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए किसका कर रहे थे बेटा? तो बीपी के लिए आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, स्फिग्मो मैनोमीटर। तो स्फिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं ब्लड प्रेशर या रक्तदाब को मापने में, जबकि हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब लसी संचरण तंत्र, ये आपके नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो हमारी लिम्फ ग्लैंड या लसिका ग्रंथियां होती हैं उनमें जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है? वो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और याद करो पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा वगैरह में, पॉरीफेरा याद है? पॉरीफेरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। छिद्री छिद्र थे, पानी भरता है निकल जाता है, पानी भरता है निकल जाता है। एक उसमें ऑस्टिया होता है, एक ऑस्कुलम होता है। ऑस्टिया से पानी एंटर करता है, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। छेदी छेद है ना, तो वहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। जल परिवहन तंत्र हम में नहीं होता। हम में कौन कौन से परिवहन तंत्र हैं? तो एक हम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है मेन, और एक होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो लसिका अब बेसिकली क्या है? ये जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होते हैं इनमें ये पाया जाने वाला क्या होता है? लसिका बेसिकली क्या है? तो येलो फ्लूइड फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो अंतर कोशिकीय अवकोशों में पाया जाने वाला पीला द्रव क्या कहलाता है? लिम्फ या लसिका कहलाता है। और ऊतक से ये कहाँ की तरफ जाता है? तो टिश्यू से हृदय की ओर बहता है। संगठन क्या है लिम्फ के? ऑक्सीजन होती है इसमें, लिम्फोसाइट, फैट वगैरह इसमें होते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? टिश्यू से लेके हार्ट की तरफ ये जाता है। और कौन बनाएगा लिम्फ का निर्माण? तो लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं ये हमारी लिम्फ का निर्माण करती हैं। लिम्फ को हिंदी में हम लसिका कहते हैं। अब काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। डिसीज रेसिस्टेंस, जैसे लिम्फ कैंसर कोशिकाओं और जीवाणु विषाणु आदि को छानकर अलग करते हैं। घाव बढ़ने में सहायता होता है, सिराओं में परिसंचरण में सहायक है। तो ये आपका जैसे कभी भी जब हमें डिसीज होती है तो हमारा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसी सिस्टम से हमारी जो क्या है एंटीबॉडी है वो जाती हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचती हैं और उसके बाद उसे खा पी कर समाप्त कर देती हैं। तो हमें क्या प्रोवाइड कराती हैं? बोलो जल्दी से। प्रतिरक्षा या कहें इम्यूनिटी, जो हमें वो प्रोवाइड कराता है ये सिस्टम। ठीक है। ट्राइकस्पिड बॉल भी याद है आपको, कहाँ थे? दाएं आलिंद और दाएं, याद करो, राइट ट्राई और बाई बाएं, याद है? अब बार बार कुछ नहीं बता रहे, 72 बार धड़क गया। ठीक है। अगर आप परिश्रम करेंगे, व्यायाम करेंगे, एसएसएन की कोचिंग में ऊपर तक आएंगे तो आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। रोज बढ़ती है, ऊपर तक आते आते ऐसा लगता है भगवान अब क्या होगा। ठीक है। दाहिने आलिंद के ऊपर क्या था? ऐसे नोड था, साइनो ऑरिकुलर नोड, इसी को हमने क्या नाम दिया था? पेस मेकर। और जब ये पेस मेकर खराब हो जाती है तो एक लिथियम आयन की बैटरी लगा देते हैं।
पहले पता क्या होता था, किसी का ऐसे नोट खराब हो जाए तो यहाँ जेब में रख देते थे पेसमेकर। अब मान लो वो सलमान बन जाए जो उसमें, मतलब शर्ट उतार दे, पेसमेकर निकल गया, किस्सा खत्म। ठीक है, तो फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने, बोले नहीं यार ये सलमानों को बचाना है, तो फिर क्या करते हैं, अब अंदर रख देते हैं, यहाँ अंदर रख देते हैं। अच्छा बैटरी का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ ये मैं सोच रहा जैसे हम लोगों की आदत क्या है, बोले नहीं नहीं अभी खत्म नहीं हुई है। अरे एक नॉर्मल है ना, घड़ी जब तक बिल्कुल पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाती तब तक हम घड़ी का सेल नहीं बदलते। अच्छा कभी वो धीमे चलने लगे तब भी सोचते नहीं शायद आज लेट हो गई। ऐसा इस पे नहीं करना, जिसके घर में किसी को पेसमेकर लगा हो, डॉक्टर ने कहा कि 3 साल की गारंटी है, 3 साल तक आपको चले। एक्चुअल में वो चलेगा कम से कम 3.5 से 4 साल, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं प्रिकॉशनरी, 3 साल है। अब दादा थोड़े से कई बार होते हैं ना, यार फिर से पैसे लगेंगे इतना सारा पेसमेकर बदलने का, ऐसा वैसा, तो बोलते हैं जब तक चल रहे हैं चल रहे हैं, जिस दिन चल रहे हैं क्या, वो तो जिस दिन बंद, उसके बाद फिर नहीं चलोगे, सेल नहीं डल सकता दोबारा से। क्योंकि एक बार आपकी हृदय की धड़कन चली गई तो फिर कुछ नहीं होता है, फिर तो वो हीरोइन ही वापस ला सकती है। तो मैं कुछ नहीं हो सकता, वो जो आके उसके हार्ट पे गिरती है। लेकिन पेसमेकर खराब होने की स्थिति में ये सब भी नहीं चलता, क्योंकि दादी को इतना मोह रह नहीं जाता दादा से, तो वो हाथ भी नहीं पटकती हैं। ठीक है, तो फिर दादा चले जाते हैं। तो ये याद रखना, ऐसे नोट जो है वो पेसमेकर होता है। अच्छा एक समय के बाद किसी को किसी से मोह नहीं रह जाता, विश्वास मानो आप इस बात को। और वो पता है, हम आपको सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं तो ये चीज़ है भी फैक्ट। अगर आप देखेंगे तो आश्रम व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा कोई अमर है क्या हाइड्रा के अलावा? हाइड्रा किसका था? सिलेंट्रेटा का। बस, अब कोई अमर नहीं है तो मरना तो तय है। आप ज्यादा मोह रखोगे तो क्या होगा, फिर वही है कि भाई पति मरा तो उसके बगल में बैठ जाओ, क्या हो जाएगा, सती प्रथा फिर से शुरू हो जाएगी। और पत्नी चली जाए तो सता प्रथा कर दो बगल में बैठ के, बस ये हो सकता है। चलो वापस आओ। तो पेसमेकर ध्यान रखेंगे, हृदय की धड़कन को ये एक समान बनाए रखता है। बेटा पहला आर्टिफिशियल हार्ट जॉर्बिक 7 था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जॉर्बिक 7 जो था वो क्या था, पहला कृत्रिम हृदय या आर्टिफिशियल हार्ट था। ठीक है, हृदय की धड़कन को पश्च के मेड्यूला ऑब्लोंगेटा द्वारा स्थान नियंत्रित करते हैं। तो अगर पूछे हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है, तो मेड्यूला, अरे दूल्हा ही है जो सारी धड़कनों को कंट्रोल करता है, ऐसे थोड़ी देर के लिए सही, एक दिन के लिए, तो ऐसे याद रख लो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अच्छा दूल्हा उस दिन अपने आप को ये समझता है कि आज अगर मैं चला गया, बात तो सही है, तो शादी होगी किसकी? अच्छा दूसरा दूल्हा तैयार हो तो, मूवीज में नहीं होता, आज तो मैं अपनी लड़की की शादी करा के ही रहूंगा। और उसके बाद पता चले वो चला गया दहेज वहेज के चक्कर में, दूसरा लड़का एकदम तैयार था और वो शादी कर लेता है। लेकिन हृदय की धड़कन की स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि मेड्यूला ऑब्लोंगाटा द्वारा हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो किसको, हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? देखो अब थोड़ी दो बातें आपसे पूछें कि पेस कौन बना के रखता है हृदय की धड़कन का, तो पेस मेकर। और हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है, तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। दो अलग अलग बातें। पेस मेकर कहाँ था, ऐसे नोड था, साइनो ऑरिकुलर नोड कहाँ था, राइट एट्रियम यानी कि दाएं आलिंद में था। चलो आ जाओ ब्लड पे बात कर लेते हैं। तो भैया देखो ब्लड के पहले तो काम हार्मोन को परिवहन करता है। याद करो मैंने आपको बताया था जब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, जब मैं आपको पेंक्रियास पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या कहा था, पेंक्रियास का जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट था वो क्या कर रहा था, कुछ कर रहा था, नहीं करवा रहे थे कुछ, कुछ तो बोल दो क्या करवा रहे थे। पेंक्रियास के एक्सोक्राइन वाले भाग से, ठीक है, पेंक्रियास का जो अंतःस्रावी वाला भाग था उससे हार्मोन निकल रहे थे। कौन कौन से, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। अब ये जो हार्मोन निकल रहे थे ये सीधे ब्लड में जा रहे थे, जबकि जो एक्सोक्राइन भाग था बहिर्स्रावी, उसमें क्या थी कि नलिका के माध्यम से एंजाइम्स जा रहे थे। याद है आपको कि नहीं है, कि सब भूलभाल गए आप लोग? तो यहाँ पर हार्मोन का ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से हो रहा है, ब्लड के माध्यम से। मतलब किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन ब्लड में आएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए हम माने कि भाई हमारी कौन सी ग्लैंड, चलो आप ही लोग बताओ, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा है, एड्रीनेलिन।
तो एड्रीनेलिन जिसे हम इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, तो एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो या भागो हार्मोन है, फाइट और फ्लाइट। अब एड्रीनेलिन किससे निकलता है, अब बताओ। एड्रिनल ग्लैंड से, बढ़िया। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है इससे निकलता है एड्रीनेलिन। अब एड्रीनेलिन निकल के आया हमारे ब्लड में, ठीक है, शेर आ जाए, सांप आ जाए, छिपकली आ जाए, ठीक, ऐसी स्थितियों में क्या होता है, लड़ने की स्थिति तो होती नहीं है लोगों की, तो क्या करेंगे, भागो। अच्छा कोई है तो नहीं शेर शाह सूरी, अरे शेर खां उसका वास्तविक नाम था ना जो शेर से लड़ेगा, और बाहर खां लोहानी उसे शेर खां का टाइटल देंगे, फरीद थे ना वास्तविक नाम। ऐसा कोई है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, लड़ेंगे नहीं, भागेंगे, कुछ तो फोर्थ फ्लोर की खिड़की खोल के कूद जाएंगे। ठीक है, उसके बाद शेर हो सकता है, शेर सोचता है ये मरे मराए को क्या मारना, तो वैसे ही छोड़ देता, लेकिन हमने अपने आप को खत्म कर लिया। तो बेसिकली ये ब्लड के थ्रू ही क्या करेगा, जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड से निकलेगा ब्लड में आएगा, ब्लड ब्रेन को बोलेगा भाई लड़ या भाग, भाग मिल्खा भाग। तो इसके बाद लड़ो या भागो वाली स्थिति है, तो ये किससे हो रहा है, ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है ये, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, जितने भी पोषक पदार्थ हैं सब ब्लड के माध्यम से ही जाते हैं, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों को वृक्क के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को किडनी के माध्यम से बाहर निकालने में काम करता है। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन, ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, पढ़ाया है आपको मैंने, बताया है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट सेल्स एंड प्लाज्मा। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें ब्लड और, मैं सॉरी, जिसमें क्या होता है, कोशिकाएं और प्लाज्मा होता है। कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती हैं, और एक भाग होता है प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड का पीएच 7.35 से 7.47 के बीच में होता है, एक वैल्यू आए तो 7.4, ठीक है। 7 से ऊपर है तो डेफिनेटली बेसिक या क्षारीय होगा, क्योंकि आप जानते हैं 0 से 7 तक एसिडिक, 7 न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा क्षारीय, बेसिक। शरीर में रक्त की मात्रा भार का 7% होती है, औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एवरेज, और हमारे बॉडी वेट का कितना, 7%। तो अब जो जितने किलो का हो उस हिसाब से निकाल लेना कि आप में कितना खून होगा, ठीक है। ब्लड समझ, भाग की बात करें तो हमने क्या कहा था कि प्लाज्मा और सेल्स हैं, तो एक भाग है प्लाज्मा, तो लगभग 55 से 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और ये लिक्विड पोर्शन है। जबकि जो सेल्स होती हैं वो 40 से 45% होती हैं, कितनी होती हैं, 40 से 45%। इनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा की बात करें, एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था किसको कहा जाता है, प्लाज्मा को। पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, छठवीं फर्मियोनिक कंडेंसेशन। तो जैसे आपने पहले बचपन से पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पहली अवस्था सॉलिड, ठोस, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, और छठवीं फर्मी का संघनन। तो प्लाज्मा, एक तो क्वेश्चन पूछा गया है पदार्थ की चौथी अवस्था, तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। अब बेटा इसमें कुछ प्रोटीन होती हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इसके अलावा ये रक्त का लिक्विड पार्ट है, येलो कलर का होता है, और पीला कलर बिलुबिन के कारण होता है, और इसमें 90 से 92% तक वाटर होता है। तो ये कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन था 25 लाख का मात्र, कि भाई मानव शरीर का कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें 90% से ज़्यादा वाटर होता है। तो 90 से 92% वाटर किसमें होता है आपके, ठीक है, प्लाज्मा में होता है। ब्लड प्रेशर, अब ये तो हुई प्लाज्मा की बात, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 होता है। 120 कौन सा है, कौन सा प्रेशर है, सिस्टोलिक, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब हम आ जाते हैं, ये मैंने आपको सब बता दिया कि ब्लड प्रेशर को कौन मेजर करता है, स्पिग्मोमैनोमीटर मेजर करता है। अब हम सेल पर आते हैं, तो तीन तरीके की सेल हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी एग्जैक्टली सेल नहीं है। तो आरबीसी क्या है, लाइव क्लास आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को, जल्दी बोलो, लाइव में आ रही है, ठीक है। तो आरबीसी बेसिकली सेल नहीं है, तो आरबीसी क्या है,
कॉर्पसल्स, तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, सेल नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि इनमें न्यूक्लियस या केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो सबसे आप जैसे सेल में पूछे तो सबसे ज्यादा कौन सी सेल पाई जाती है? आरबीसी। ठीक है, उत्पत्ति जन्म के पूर्व स्प्लीन और लिवर में। बिफोर बर्थ मतलब बच्चा जब गर्भावस्था में है, प्रेगनेंसी फेज में है, तब तो ये किस में बनेंगी आरबीसी? स्प्लीन और लिवर में। जन्म के बाद बनती है रेड बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है? तो हमारी हड्डियों के बीच में जो कैविटी या गुहा होती है उसमें बनती है, तो रेड बोन मैरो में बनती है। इनका जीवन काल पूछा गया तो लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी डेथ कहाँ होती? तो प्लीहा, प्लीहा को हम तिल्ली भी बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? स्प्लीन को, याद रखेंगे। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो क्या है आपका? स्प्लीन या प्लीहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मेंस में जैसे अगर कभी आपसे स्प्लीन आ जाए तो स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। और क्या कहा जाता है इसे? ब्लड बैंक कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी का नाम स्प्लीन का तिल्ली भी मिलता है। ठीक है, ब्लड स्टोर रहता है यहाँ पे। अब आरबीसी की संख्या तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड में होती है। ये संख्या पूछी जाती है। 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। तो 45 से 55 लाख एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाई जाती है, यानी संख्या बहुत ज़्यादा है। 4.5 से 5.5 मिलियन। अब आरबीसी में आपको पता है आरबीसी का रंग लाल होता है। लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का लाल रंग हीम के कारण यानी आयरन के कारण। ठीक है, और गैसों का परिवहन करती हैं ये। तो आरबीसी में सीधे सीधे क्वेश्चन, लाइफ स्पान 120 दिन, फॉर्मेशन कहाँ था? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्प्लीन और लेबर में, और आफ्टर प्रेगनेंसी या बाद में तो रेड बोन मैरो में। और डेथ कहाँ हो रही थी? स्प्लीन में। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन है। ठीक है, और रेड कलर किसके कारण है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। आर देखो ऐसे होता है, ब्लड का लाल रंग आरबीसी के कारण पढ़ाया है मैंने, आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन का लाल रंग हीम यानी कि आयरन के कारण। यही चीजें थी। हाँ, लिंक सेंड कर देना भैया, जाने वाली है। योगी लिंक भेज दो। तो क्या बताया मैंने आपको? 4.5 से, याद रखना, 45 से 55 लाख होती है इनकी संख्या। अब आते हैं दूसरी सेल, डब्ल्यूबीसी। एग्जैक्टली आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाएं। तो इनका जन्म कहाँ होता है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनकी संख्या क्या होती है, इनका लाइफ स्पान या जीवन काल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पूछा जाता है कि मानव में ऐसा कौन सा फीचर है जो एंशिएंट फीचर है या प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर दिखाते हैं। अब आपको याद हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो थी उनमें सॉरी मतलब जैसे प्राचीन जो जीव थे उनमें प्रोकैरियोटिक सेल थी, और प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर क्या था? न्यूक्लियस एब्सेंट था, टूटा फूटा था। तो आप देखो कि यहाँ पे भी न्यूक्लियस अनुपस्थित है। और आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होने के पीछे का फायदा क्या है? तो चूंकि आरबीसी क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ले जाती हैं। अब खाली डिब्बा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन भर जाएगी, और कोई भरा डिब्बा होगा तो कम। तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण यह न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कौन सा? पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए।
ब्लड में। दूसरी सेल होती है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। सैनिक या वीर सिपाही होती हैं तो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, ब्रेव सोल्जर्स हैं, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। अब इनको अगर हम देखें तो ये होती हैं बेईमालिनी। कौन सी होती हैं, कैसे याद रखोगे? बेईमालिनी। ये क्रम इसमें नहीं है लेकिन मैं जान मान के आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो बी से पहले तो ये समझ लो बेसोफिल, ई से कहाँ गया इयोसिनोफिल, एम से मोनोसाइट, एल बाई लिम्फोसाइट, नाक हो गया अब न्यूट्रोफिल। आपको ऐसा लगेगा कि क्या, तो ये बेईमानी नहीं है, क्या है आपकी ये बेईमालिनी है। तो बेईमालिनी को कैसे याद रखोगे? सबसे कम जो होती हैं, आप देखो यहाँ अच्छे से, तो ये बेसोफिल मिनिमम होती हैं और मैक्सिमम न्यूट्रोफिल होती हैं। एक बात याद रख लेंगे, तो मैक्सिमम कौन सी और मिनिमम कौन सी? मिनिमम बेसोफिल, मैक्सिमम न्यूट्रोफिल। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है WBC में। फिर इसके अलावा अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी, मोनो अकेला हूं मैं, सबसे बड़ा हूं, तो मोनोसाइट जो है वो लार्जेस्ट WBC होती है। सबसे बड़ी कौन सी है? लार्जेस्ट WBC होती है। एलर्जी के लिए कौन सी जिम्मेदार है? इयोसिनोफिल, ये एलर्जी के लिए जिम्मेदार होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, साइट सबसे बड़ी है, बेसोफिल सबसे कम है। अब याद आ गया, BAE मालिनी। तो ये संख्या क्या हो रही, सबसे ज्यादा कौन सी है? न्यूट्रोफिल। मिनिमम कौन सी है? बेसोफिल। ई एलर्जी के लिए इयोसिनोफिल। मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC है, सबसे बड़ी, ठीक है, और सबसे अधिक संख्या में न्यूट्रोफिल थी। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़े। तो अब आपसे पूछें, जैसे अगर आपसे पूछें भाई प्रतिरक्षा के लिए हमारी कौन सी सेल जिम्मेदार है इम्यूनिटी के लिए, तो WBC। सबसे बड़ी WBC कौन सी है सबसे बड़ी? ठीक है, अब इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यही बता दें। एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। हैं ये यही पांच, लेकिन इन्हें ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट मतलब कणिका युक्त, क्या है? कणिका युक्त। और ये एग्रेनुलोसाइट यानी कणिका विहीन। तो कुछ नहीं है बेटा, ऐसी WBC जिनके केंद्रक या न्यूक्लियस में पार्टिकल या ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी है बता सकते हैं? बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ये तीनों कणिका युक्त हैं। जब आप माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपके ब्लड का सैंपल लेके देखते हैं तो इनके केंद्रक में कण दिखते हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि ये कणिका युक्त हैं। और दो जो बची एक ग्रेनुलोसाइट, तो कौन सी बची? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इनके न्यूक्लियस या केंद्रक में कोई भी पार्टिकल या ग्रेन्यूल्स अनुपस्थित होते हैं। तो कणिका युक्त, तो ऐसी WBC जिनके केंद्रक में कण पाए जाते हैं वो कणिका युक्त, और ऐसी WBC जिनके केंद्रक में कण नहीं पाए जाते हैं वो कणिका विहीन यानी मोनोसाइट लिम्फोसाइट होती हैं। तो ग्रेनुलोसाइट फाउंड ग्रेन्यूल्स इन देयर न्यूक्लियस, और यहाँ पर क्या होगा, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे इनके न्यूक्लियस में। क्लियर है? तो बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ये कैसी हैं? ग्रेनुलोसाइट। अब जैसे कभी क्वेश्चन टफ बने तो कौन ग्रेनुलोसाइट नहीं है, तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट है, तो तीन ऑप्शन ये होंगे और इनमें से कोई एक दे देंगे। जैसे याद करो हमने एक जगह, और जैसे हमने क्रिप्टोगेम्स फेनिरोगेम्स का बताया, पहले मैंने आपको कहा प्लांट में 5 ग्रुप हैं, तो ऐसी WBC 5 है। तो क्रम कैसे याद रख लेना? बेईमालिनी, नॉट बेईमानी। कैसे याद रख लोगे? बेईमालिनी। तो बेईमालिनी से क्या फायदा होगा आपको, कि बेईमालिनी के क्रम से आप भूलेंगे नहीं कि सबसे कम बेसोफिल है। अच्छा, ऊपर वाली सबसे ज्यादा नहीं बना देना,
ये मुश्किल से 0 से 1% के बीच में होती हैं बेसोफिल। ठीक है, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल ये सर्वाधिक होती हैं, ये इनका क्रम होता है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये WBC थी। अब इनकी संख्या 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर ब्लड में होती है। कहाँ हम वहाँ क्या देख रहे थे, 4.5 से 5.5 मिलियन, 45 से 55 लाख, और यहाँ पर कितनी है ये 4000 से 11000 संख्या। अधिकता से आप पता है WBC की वाइट ब्लड सेल की संख्या अगर बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया बोलते हैं, क्योंकि WBC को बेटा हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और ल्यूको मतलब वाइट और साइट मतलब सेल। तो ल्यूकेमिया किससे हो रहा है, WBC की अधिकता से। अगर WBC की संख्या बढ़ रही है तो कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। प्लेटलेट्स तीसरी सेल है। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि प्लेटलेट हिंदी में पट्टिकाणु भी बोलते हैं, ये क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमाती हैं, और 1.5 लाख से लगभग 4,10,000 या 4 लाख तक, कभी कभी ये संख्या 1.75 लाख से 4 लाख तक भी एक एवरेज रेंज होती है। तो 1.5 से 4 लाख के बीच में आपकी कौन सी होती हैं, प्लेटलेट होती हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। अब जैसे RBC है, केवल कशेरुकियों में पाई जाएंगी, वर्टिब्रेट्स में। स्प्लीन या प्लीहा द्वारा इनको नष्ट कर दिया जाता है। इनका विकास बोन मैरो में होता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। सर्वाधिक सेल कौन सी थी ब्लड में, RBC थी। ठीक है, और हीमोग्लोबिन इसमें उपस्थित होता है। स्पिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जो कि 120 से 80 के आसपास होता है। फिर ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोमीटर का। सुना होगा आप लोगों ने ये ग्लूकोमीटर। सामान्य मात्रा 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब कभी कभी ये 140, देखो आप भूखे पेट कराओगे तो 100 के नीचे होना चाहिए आइडियली। क्या बोलते हैं इसे, शुगर फास्टिंग। खाना खाने के बाद ही 140 तक जाए। अब जो लोग खतरनाक होते हैं उनकी तो 200 तक जाती है। अच्छा, गर्भ से बताते हैं लोग 250 है, मेरी 300 है। ये गर्व करने की बात नहीं है, पता नहीं चलेगा कब किडनी खराब हो जाएंगी, फिर आंखें खराब हो जाएंगी, कब जीवन खराब हो जाएगा। और बहुत खतरनाक है ये शुगर। अच्छा, हम में से कितने लोगों को मीठा पसंद है, मुझे इसके अलावा। ठीक है, अभी तो आपका जीवन बढ़िया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि मीठा खाएं आप, लेकिन उसे जलाएं। एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज, अपना इंसुलिन लेवल यानी HbA1c एक टेस्ट होता है जो डायबिटीज के लिए होता है। आप लोग ब्लड शुगर लेवल से तो आज रसगुल्ले खाए कल बड़ा आएगा, 2-4 दिन शक्कर नहीं खाओगे घटा आ जाएगा, वो नहीं है मुद्दा। 3 महीने का पिछला जो दिखाता है वो HbA1c एक टेस्ट होता है। उसको जैसे आपको लगता है कि अब कहाँ से बात आती है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मदर फादर, मामा वाली लाइन में कहीं अगर किसी को डायबिटीज है तो फिर वो हेरिडिटरी जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो उन कंडीशंस में हमें इसको ध्यान रखना है कि हम उसे शुरू से कंट्रोल रखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लड शुगर के लिए सबसे ऑथेंटिक टेस्ट या डायबिटीज के लिए ऑथेंटिक टेस्ट कौन सा है, तो HbA1c होता है। ठीक है, और आपको पता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल रहा था, तो इंसुलिन हार्मोन, जो कि किससे निकल रहा था बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरेंस ऑफ पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज या अग्नाशय की आइसलेट की लैंगरेंस की बीटा कोशिकाओं से निकल रहा था। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लड की बातें। अब बस ब्लड ग्रुप बचे हैं, तो कल देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपसे झेलन क्षमता के बियॉन्ड चला जाता है। तो एक हमने आपको बताया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स थे, बताओ जल्दी से। एक ब्लड, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू था और 7.4 इसकी पीएच थी। इसके अलावा आर्टरी और वेन, तो आर्टरी शुद्ध रक्त और अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन टूवर्ड्स द हार्ट। और चौथा पार्ट जो था वो हार्ट था। हार्ट की स्ट्रक्चर हमने बताया, ये 2 मंजिला घर है आपका, डुप्लेक्स, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले निलय। राइट साइड में पेसमेकर होता है, राइट एट्रियम में ऐसे नोड होता है, साइनोऑरिकुलर नोड। ठीक है, और लेफ्ट साइड का ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ये लार्जेस्ट और थिक पार्ट होता है। लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन होती है, जो कि अशुद्ध रक्त का, जबकि पल्मोनरी वेन
शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड का परिवहन करती है। और फिर सेल ब्लड में प्लाज्मा होता है जो 90 से 92% इसमें वाटर होता है, और लगभग ये 50 से 55% होता है ब्लड का। फोर्थ स्टेट कहलाता है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ये सब पाई जाती हैं। इसके अलावा 3 सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी 120 दिन, ठीक है, और रेड बर्न मैरो में बनती हैं। और वैसे बचपन में देखें, मतलब एम्ब्रियोनिक फेज में, तो कहाँ, स्प्लीन और लिवर में इनका फॉर्मेशन होता है और डेथ होती है स्प्लीन में, इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक भी कहा जाता है। 4.5 से 5.5 मिलियन होती हैं। डब्ल्यूबीसी 5 तरीके की हैं, बेईमालिनी, बीसोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल थी। बेसोफिल सबसे कम होती हैं और सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, और लार्जेस्ट जो है वो मोनोसाइट थी। इयोसिनोफिल एलर्जी के लिए जिम्मेदार थी। जब हम इन्हें ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में डिवाइड करते हैं, तो ग्रेनुलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं तो बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल है। और एक ग्रेनुलोसाइट में कौन सी है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है, लिम्फ के माध्यम से डब्ल्यूबीसी जाती हैं और हमें इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। और तीसरी सेल जो ये 4 से 11,000 थी, और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। फिर चौथी चीज तीसरी प्लेटलेट थी जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। 2.5 लाख से लगभग 4 लाख के आसपास, या 1.5 लाख से 4 लाख, ऐसे याद रख लो। 1.5 लाख से 4 लाख तक इनकी संख्या होती है। और आपको पता है डेंगू जब हो जाता है तो डेंगू किससे होता है, डेंगू वायरस, और क्या था, मच्छर, एडीज मॉस्किटो था। तो डेंगू में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक, स्पिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, ईसीजी हार्ट को, ईईजी ब्रेन को। ठीक है, तो ये थी कहानी आपकी ब्लड और उससे संबंधित। अब बस ब्लड ग्रुप बचे हैं, तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी ओ। ठीक है, तो ए बी, ए होता है, एक बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। और एक ब्लड ग्रुप है जिसे लैंड स्टीनर और वीनर ने खोजा था। ठीक है, और आरएच फैक्टर की खोज रीसस मंकी नामक बंदर में की गई थी। आरएच ब्लड ग्रुप की खोज किसमें की गई, रीसस मंकी नामक बंदर में की गई थी। ये है आपका पूरी कहानी। बंद कर दो योगी। ठीक है, आर्टरी ध्यान रखेंगे, रीनल आर्टरी किडनी के लिए, हेपेटिक आर्टरी